कि बंद हो गया, ये हो गया। हाँ चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का। देखिए कितना बढ़िया है, चैप्टर भी 10 है और क्लास भी 10 है। हाँ जी, क्लास 10 का चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। चैप्टर 10 का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए इस चैप्टर को जो है हम अंत तक देखेंगे हम लोग, ठीक है। और अच्छे से जानेंगे, एक एक टॉपिक को बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि किसमें क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से काम करता है। एक बार अच्छा से अगर समझ गए आप, है ना, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जिस समय समझाते हैं उस टाइम बोले थे ना, कॉपी, किताब, बुक, पेंसिल, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए सब रखिए बंद करके, ठीक है। कोई चीज़ खोल के रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी समझना है आप लोग को। लिखने तो आप लोग लिख लीजिएगा बाद में भी, और ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि प्रकाश किसे कहते हैं। चैप्टर के नाम है प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में जानना पड़ेगा। क्या लिखे हम लोग? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, और प्रकाश के कारण ही हम लोग क्या करते हैं? पूरे रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, बस है कि नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? तुरंत टॉर्च जला लेते हैं। अभी टॉर्च का ज़माना नहीं है, फ्लैश लाइट जला लेते हैं, वही करते हैं, मोबाइल जला लेते हैं, ऐसा करते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं। क्यों जला लेते हैं? उसके किसके लिए जलाते हैं? रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए जलाते हैं। और प्रकाश रहता है तब हम लोग देख पाते हैं, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरे संसार के रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। जरूरी नहीं है रंग बिरंगे, अगर कोई सफ़ेद है तो उसको भी देख सकते हैं, ब्लैक है तो उसको भी देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो प्रकाश वही है। अब हम देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। जो लाइट होता है उसका रफ्तार क्या था, उसका स्पीड क्या रहता है, कितना स्पीड चलता है निर्वात में, मतलब पूरा खाली स्पेस में, है ना जी, पूरी जगह में निर्वात का जो स्पीड रहता है वो कितना रहता है, उसका चाल कितना होता है। हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर से बोलेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? याद रहेगा? हाँ। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? अब प्रकाश की किरण किसको कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो द्वित वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करती है उसी रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। किसको कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कोई द्वित पदार्थ या फिर द्वित वस्तु से, तो द्वित वस्तु मानते हैं ये क्या है? सूरज है। क्या ये? सूरज है ना जी। अब ये सूरज है, अब सूरज से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कि लाइट हम तक पहुंचता है। देखिए हम पृथ्वी पर हैं, हम मतलब आप लोग हैं, है ना जी, आप लोग पृथ्वी पर हैं, और यहाँ से क्या होता है? लाइट यहाँ तक पहुँचता है। जो किरण होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, क्या होता है? आपके तक पहुँचता है, पहुँचता नहीं। तो जिस रेखा से होकर, जिससे होकर आपके पास पहुँच रहा है, वही रेखा क्या करता है? प्रकाश का किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का किरण। तो सीधा सीधे हम लोग जानेंगे प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? तो जिस रेखा से वो आता है, जिस रेखा से वो हम तक पहुंचता है, यही रेखा क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण। जिस रेखा से, मतलब जिस रास्ते से होकर हम तक पहुंचता है, वही रास्ता क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण कहलाता है। बात सही है? अगर यहाँ पे टॉर्च है तो अगर टॉर्च जलाते हैं तो जिससे होकर जाएगा आपके पास, जिससे जिस रास्ते से जाएगा वही रास्ता क्या कहलाएगा? प्रकाश का किरण कहलाएगा, पेन कहलाएगा। हाँ बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? याद हो गया? चलिए 1 नंबर आप लोग पक्का आ गया, ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रकाश किरण समझ में, अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कोई भी लाइट आता है तो प्रकाश का किरण ही आता है, आता ही नहीं आता है। चलिए देखते हैं। किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसको नहीं जानिएगा तो इधर जानिए आप लोग। प्रकाश की किरण किससे कहते हैं? हम लोग जानते हैं, जैसे एक शीशा रहता है, शीशा है ना, आईना, जिसको हम लोग अपना देखते हैं, चेहरा देखते हैं ना, सुबह सुबह उठते हैं और ब्रश व्रश करने के बाद तुरंत लगाने उगाने के लिए देखना शुरू करते हैं। क्या देखते हैं? शीशा देखते हैं, है ना जी, आईना देखते हैं हम लोग।
तो आईना देखते हैं और इधर से क्या आता है, सूरज आता है, सूरज का फिर टॉर्च ही जला देंगे यहाँ पे, तो टॉर्च का लाइट इसमें क्या होगा, आईना में टकराता है, तो जो आता है उसको किरण कहते हैं। जो लाइट पड़ रहा है, यहाँ पे टॉर्च जलाए हैं तो जो लाइट पड़ेगा इसमें तो आ रहा है उसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। लेकिन टकरा के जो वापस आता है ना जी, उसे वही किरण नहीं रहता है, वापस आता है सब। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जो लाइट आता है वहां तक ठीक है, टकरा कर जो चला जाता है उसी को कहते हैं परावर्तन। उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। कि जो लाइट आता है और आने के बाद किसी चिकने सतह पर, चमकीली सतह पर टकरा कर जो रिटर्न चला जाता है उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, देखिए ये एक शीशा रखे यहाँ पे, व्हाइट वाला नीचे जो दिख रहा है ये, इसको क्या बोले हम लोग, शीशा है, ठीक है। और ये शीशा में क्या किया है, देखिए यहाँ पर सूरज है, मान लेते यहाँ पर क्या है, सूरज है। सूरज कौन सा है, चलिए मानते हैं ये आपका सूरज है, यहाँ पर क्या है, सूरज है। अब इसका लाइट जो है ना, इसका लाइट जो है यहाँ से सीधे आ रहा है, यहाँ पर इसका लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा आ रहा है, इधर से आ रहा है और लाइट में यहाँ पे टकराया, शीशा में टकराया, टकराने के बाद क्या होता है, इधर चला जाता है, टकराने के बाद क्या होता है, इधर चला जाता है। लाइट इधर से आया, प्रकाश की किरण आता है, टकराने के बाद इधर चला जाता है। तो वही चीज हम लोग लिखते हैं, जब सूर्य की किरणें, जब कोई किरण या जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकरा कर वापस लौट जाता है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपने से लिख सकते हैं, जब क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरणें या फिर जब कोई भी प्रकाश है ना किसी चिकने सतह पर, चमकीली सतह पर टकरा कर जो रिटर्न चला जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर या चमकीली सतह पर टकराकर जो वापस लौट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना जी। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर टकरा के वापस लौट जाए। हाँ, मान लेते हैं यहाँ पर एक शीशा है, यहाँ पर मान लेते हैं एक शीशा है। अब इधर से कोई लाइट आया, यहाँ टकराया, टकरा के बाद इधर चला गया, है ना जी। जो टकरा कर वापस चल जा रहा है उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अब प्रकाश का परावर्तन का नियम भी होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब देखिए तो प्रकाश का परावर्तन का नियम भी होता है, हम लोग भी जानते हैं, कहीं भी जाएंगे जैसे भी जानते हैं उसका हर चीज़ का एक नियम होता है, तो बिना नियम के हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। तो उसका भी प्रकाश का परावर्तन होने का भी क्या है, एक नियम है। कौन सा नियम है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है शीशा तक, जब ये आ रहा है तो इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण कहते हैं। जब आ रहा होता है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जब चला जाता है तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। और एक बीच में क्या करते हैं, एक हम लोग लंब डाल देते हैं, सीधा लाइन खींच देते हैं। क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, ठीक है। जब लंब डाल देते हैं तो देखते हैं कि इधर वाला और इधर वाला जो दोनों कोण बन रहा है वो दोनों क्या बन रहा है, एक बराबर बन रहा है, दोनों क्या बन रहा है, बराबर बन रहा है। तो इसका नियम यही चीज होता है। इसका नियम अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम बताइए तो हम लोग बोलेंगे कि आपतित किरण पहला, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है, तीनों एक ही तल पर होता है। पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम कि आपतन कोण ये वाला और परावर्तन कोण ये वाला, ये दोनों हमेशा बराबर रहता है, दोनों हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। यही दो नियम है, यही दो नियम यहाँ पे लिखा हुआ है ना जी। ये लिखे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है ना जी। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जिंदगी भर, हाँ, सदैव बराबर रहता है, सदैव बराबर रहता है। अगर क्वेश्चन आता है कोण आई जो है 45 डिग्री है तो बताइए कोण आर कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये 35 डिग्री तो ये कितना होगा, 35 डिग्री होगा। क्योंकि दोनों जीवन भर क्या रहता है, बराबर रहता है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आता है प्रतिबिंब। अब क्या आता है, प्रतिबिंब। अब सबसे पहले जानेंगे प्रतिबिंब क्या है और बिंब क्या है। चलिए एक यहाँ पे प्रतिबिंब है, एक यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बिंब। क्या मानते हैं इसको, बिंब। अब दोनों देखेंगे बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं, जब शीशा हम लोग देखते हैं, शीशा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ, सब देखते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो शीशा नहीं देख कर आए होंगे। अभी यहाँ पे सब पहुँचे हैं, सब शीशा देख कर पहुँचे हैं, है ना जी। तो उसमें क्या होता है, तो जो आप रियल होता है, जो रियल में वस्तु है, आप अगर मान लेते एक वस्तु तो आप रियल हैं, बात सही ना जी। और वही चीज़ आप अपना ही चेहरा को शीशा में देख रहे हैं, अपना ही चेहरा किस में देख रहे हैं? शीशा में देख रहे हैं। तो शीशा वाला आपका प्रतिबिंब कहलाएगा और रियल वाला आप बीम कहलाएंगे, है ना जी। तो सीधा से याद रखेंगे, बीम को हम लोग वस्तु कहते हैं, बीम को क्या कहते हैं? वस्तु। और प्रतिबिंब क्या करेंगे? जो जो उसका प्रतिछाया बन रहा है, आपका शीशा में बन रहा है, उसी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। तो यही याद रखेंगे, प्रतिबिंब किसको कहते हैं और बीम किसको कहते हैं। बाकी लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं दर्पण, गोलीय दर्पण। किसको देखते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो देखिए, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखिए जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है। अब सबसे पहले ये जानना होगा, ये परावर्तक पृष्ठ किसको? परावर्तक का मतलब क्या होता है ना जी, ये जानना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या हो गया, यही नहीं बुझा रहा है, तो हम कैसे जानेंगे गोल रहे या चौड़ा रहे पतला रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ये तो बता दीजिए, है ना जी। तो ये भी बताते हैं आप लोग को। जब भी हम लोग शीशा रहता है, शीशा जो आईना हम लोग देखते हैं, तो आईना में एक तरफ रहता है एकदम पूरा चिकना रहता है, चमकीला रहता है, जिधर से हम लोग देखते हैं, और दूसरे तरफ पेंट किया हुआ रहता है। दूसरी तरफ क्या किया हुआ रहता है? पेंट। जिधर पेंट किया हुआ रहता है, कलर किया हुआ रहता है, उधर से हमको लेना देना ही ये नहीं, क्योंकि उधर देखते हैं कभी कहे कैसे दिख रहे हैं, वैसे नहीं करते हैं। उधर हम लोग पीछे साइड देखते हैं, हम लोग नहीं देखते हम लोग। हाँ, जिधर देखना रहता है, जिधर चिकना रहता है, उधर हम लोग देखते हैं, बस सही कि नहीं है। तो परावर्तक पृष्ठ किधर करते हैं? जिधर चिकना रहता है ना जी, जिधर हम लोग देखते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ किधर हो जाएगा? जिधर हम लोग देखते हैं, जो पूरा तरह से क्या होता है? चिकना रहता है। जो पूरा तरह से क्या होता है? चिकना रहता है, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो वही चीज है, क्वेश्चन आप तो समझ में आ गया, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिधर हम लोग क्या करते हैं? अपना चेहरा को दिखते हैं, जो साइड देखते हैं वह साइड क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, बस सही कि नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल है, उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। खत्म। अब गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। गोलीय दर्पण के कितना प्रकार होता है? दो प्रकार। अब दोनों प्रकार का नाम बताइए। चलिए इसको हम लोग क्या हटा दिए, जिसे मान लेते, देखिए ये गोल है, पूरा तरीके से गोल है ना जी, गोल है, और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? बाहर की। देखिए ऐसे से टिसा हुआ है, ऐसे से, इसका मतलब समझिए कि अंदर तरफ पेंट किया हुआ है, अंदर तरफ क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है। और बाहर तरफ नहीं टिसा हुआ, समझिए बाहर तरफ क्या था? चिकना है, बाहर तरफ क्या है? चिकना है। अब चलिए अब इसको यहाँ से ऐसे करके काट देते हैं, इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। जब काट देते हैं तो देखिए इसको हम लोग काट के इधर ले आते हैं, काट के क्या करते हैं? इधर ले आते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया, इसको काट दिए हम लोग, और काटने के बाद इसको आधा इधर यहाँ पे ले आए। देखिए यहाँ पर ले आए ना जी, हाँ देखिए काट के ले आए इधर, है ना जी, इधर ले आए ना। अब ये इधर ले आए हम लोग, तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए इधर कलर किया हुआ है, तो इधर देखिए यही वाला कलर किया हुआ है। कलर किया हुआ नहीं है, बाहर से क्या है? चिकना है। इसका भी बाहर से चिकना है, इसका भी बाहर से क्या है? चिकना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं हम लोग। नहीं घुमा सकते हैं क्या? हैं? घुमा दिए। अब इसका अंदर क्या हो गया? कलरफुल हो गया। अंदर क्या हो गया? कलरफुल। और बाहर वाला क्या हो गया? चिकना हो गया, है ना जी। तो ये तो जिसका जो है, देखिए यहाँ पे हम लोग दो तरह से देख रहे हैं। एक हो गया कि बाहर की ओर चिकना, देखिए इसका बाहर की ओर चिकना है कि नहीं चिकना है, और अंदर से क्या है? कलरफुल है। तो बाहर की ओर चिकना है कहने मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है ना जी। तो दो प्रकार से गोलीय दर्पण दो तरह से होता है, एक का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, एक का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, और दूसरे का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये है ना जी, ये बाहर वाला, ये भी बाहर वाला, ये भी बाहर वाला है ना जी। अब इसका छोड़िए, उसको भी छोड़िए, इसको देखिए। अब इसका परावर्तक पृष्ठ देखते हैं, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या स्थिति है। तो यहाँ पे देखिए बाहर से कलर किया हुआ है, बाहर से क्या किया हुआ है? तू कहाँ चल गया? यहाँ कहाँ चल गए हम लोग? सर्च हो गया था। अब हम लोग देखिए
यहाँ पे टिक करके रखिए, तब प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए बाहर की ओर ऐसे कलर किया हुआ, बाहर की ओर कलर किया हुआ है ना जी, और अंदर से क्या है, पूरा तरह से चिकना है, अंदर से पूरा तरह से क्या है, चिकना है। अब इसी से क्या करते हैं, एक टुकड़ा इसी को काट देते हैं, एक टुकड़ा, तो हम लोग क्या होता है, देखिए यहीं से मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वाला यहाँ से करते हैं, इसको काट देते हैं, तो ऐसे बन जाएगा, और बाहर की ओर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, बाहर की ओर क्या हो जाएगा, कलर, और परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो जाएगा, वही ना जाएगा जी। तो वही चीज है, तो दो तरह से हम लोग दर्पण देख रहे हैं, एक का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है और एक का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, ये ना जी। तो दो तरह के गोलीय दर्पण कितना तरह हो गया, दो तरह हो गया। अब दोनों का नाम बोलते हैं, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को बोल देते हैं उत्तल दर्पण। एक को बोल देते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को बोल देते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में बोलते हैं वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, परावर्तक पृष्ठ जिसका अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। आज से अवतल, आज से अंदर, है ना जी। तो अवतल दर्पण का देखिए, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, यही याद रखना है, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, ठीक है, यही याद रखना है, वही डिफिनेशन हम लोग लिखना है। तो क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अगर आएगा क्या बोलेंगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, आगे बढ़े हम लोग, चलिए देखिए अब ध्रुव किसे कहते हैं। अब बात यहाँ पे समझता है, अब ये ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, इसको समझना हम लोग को। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पे कोई भी दर्पण है ना, अवतल रहे या उत्तल रहे कोई दिक्कत नहीं है, ध्रुव सब में होता है। तो जो दर्पण है, कोई भी दर्पण है, तो दर्पण का जो बीच वाला भाग है, बीच वाला, है ना जी, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो मुख्य अक्ष किसे क्वेश्चन होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बनाते हैं, कोई भी दर्पण को बनाएंगे, है ना जी, तो क्या होता है, चलिए यहाँ से एक दर्पण मान लेते हैं, बनाइए लेते हैं, पहले से बना हुआ था, अभी से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। पेंसिल लेते हैं, प्रकाल वगैरह में यूज करते हैं, है ना जी, पेंसिल लीजिएगा, प्रकाल लीजिएगा, है ना, और यहाँ पे बढ़िया से ऐसे करके रख के ऐसे करके काट दीजिएगा, घुमा के, काटते नहीं काटते हैं। अब यहाँ पर केंद्र हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र, क्या कहते हैं इसको, केंद्र कहते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं इधर से कलर कर दे रहे हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, और हम लोग जानते हैं कि बीच बीचवा में यहाँ पे पी कहलाता है, जिसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तो वैसा रेखा जो केंद्र और ध्रुव से होकर पार होता है, गुजरता है ना जी, इसी को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। वही चीज लिखा है यहाँ पे, सी और पी के बीच से जो गुजर रहा है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अभी बात की वक्र, यहाँ होता है पी, यहाँ पर क्या होता है पी, और वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोलीय का भाग है, यानी कि ये जो केंद्र है, ये जो है जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक गोला का भाग है। किसका भाग है, एक गोले का भाग है। और जब गोले का भाग है तो उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब हम जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे रखते हैं और इसे पूरा तरह से गोल करते हैं, बात सही कि नहीं। जब गोल करते हैं तो बीच में क्या होता है, एक तो केंद्र बन जाता है, बीच में क्या बन जाता है, केंद्र बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है। अब ये क्या होता है, ये गोले का, और जो ये बना हुआ है ये गोले का एक भाग है। चलिए अब गोले का भाग हम लोग हटा देते हैं, रेक्टो खाली गोल रखते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे पता चल रहा है कि इसका केंद्र यहाँ ना आ गया, जिस प्रकार से इसको बनाया केंद्र इधर आ गया, उसी प्रकार से एक पहले क्या था, एक गोल था, है ना, और गोल था तो निश्चित रूप से उसका एक केंद्र होगा, और वही केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे, और यही से हम लोग मिलाते हैं, यहाँ पे पी बोल देते हैं, है ना जी। तो फिर से बोलेंगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र ही, और इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस जो गोले का केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र समझ में आया ना, आया समझ में, फिर से बताएं।
अब वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या, देखिए यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता, इसको ध्रुव बोलते हैं हम लोग, P बोलते हैं, और ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। तो दोनों का बीच का जो दूरी होता है उसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। उसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। मतलब केंद्र और P के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वही चीज लेके यहाँ पे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कैसे कहते हैं? अब मुख्य फोकस किसको कहते हैं? बीच में एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, पढ़ने टाइम ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना पानी, किसी भी तरह कुछ नहीं लगता है। पानी पिया लगता है, जाइए बाहर, जाइए बाहर और जाके पी के आइए पानी सा, और उसको ठीक करते जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग दिख रहा है, पर्दा वाला चलता है। चलिए देखिए आगे। अब यहाँ पे देखा जाता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस किससे कहते हैं? मुख्य फोकस किससे कहते हैं? चलिए देखिए, पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है, अलग अलग है ये, अच्छा अलग अलग है। चलिए सब इधर कर देते हैं, इधर आ जाओ। तू यहीं रहो ना। देखिए इतना हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे यहाँ से रखे और ऐसे करके काट दिए। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे रखे प्रकाल को, ऐसे करके क्या किए, घुमा के हम लोग बना दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, जहाँ से रखे यही हमारा क्या कहलाया? सी कहलाया। क्या कहलाया? सी। क्या कहलाया? केंद्र कहलाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसका बीच वाला को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और दोनों के बीच में जो रहता है वो एफ रहता है। चलिए इसको हम लोग देखना ही रहता है, इसका नाम भी हम लोग लिख देते हैं एम एन, नाम लिख देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कोई भी किरण आता है, देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ पे देखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की बात है, कोई भी किरण आता है, मान लेते हैं एक किरण इधर से, मान लेते हैं एक किरण यहाँ से आया, इधर से क्या होता है वहां पे जाता है। एक किरण इधर से आया और आने के बाद क्या होता है? टकराता है। किससे टकराता है? वहां से जाता है और एफ से होकर टकराता है। किससे टकराता है? एफ से होकर टकराता है ना जी। कोई भी किरण इधर से आता है, ध्यान दीजिएगा, इधर से आएगा, आने के बाद कुछ भी होगा एफ से ही होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? एफ से होकर। अगर इधर से भी जाएगा, मान लेते इधर से भी भेजते हैं, अगर हम लोग एक और रेखा लेते हैं, इसको इधर से भेजते हैं, इधर से यहाँ पे टकराया, गया यहाँ पर, और टकराने के बाद फिर किससे कटेगा? एफ से होकर कटेगा। किससे होकर कटेगा? एफ से होकर कटेगा। हाँ, यहाँ पे जाएगा और यहाँ टकराने के बाद किससे होकर कटेगा? एफ से होकर कटेगा। तो वही चीज है, इसी से हम लोग याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण दर्पण में टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटता है, वही बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसका नाम तो हम लोग पहले जानते हैं, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं C, और इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसी तरह से डिफिनेशन बनाना है कि जब प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद क्या करता है? आपतित होता है, आपतित के बाद परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, वही बिंदु क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तो सीधा सीधा डिफरेंशियल याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण
परावर्तित होने के बाद या परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है वही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। किसका? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। किसका कहलाता है? अवतल दर्पण का। तो डिफिनेशन अपने से याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। खत्म, यही याद रखना है ना जी। उसी तरह से और है क्या? चलिए यहीं पे है। उसको देखते हैं, अवतल दर्पण के दो उपयोग बताइए। अवतल दर्पण का प्रयोग, आखिर अवतल दर्पण को कहाँ यूज करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का यूज किस जगह पे करते हैं? तो सोलर कुकर में करते हैं। कहाँ करते हैं? सोलर कुकर में। कहाँ है सोलर कुकर? देखिए इधर सोलर कुकर है। यहाँ पर क्या ये सोलर कुकर है। सोलर कुकर में इसका यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है हम लोग जानते हैं, देखिए फिर से एक बार जान लेंगे। इधर से लाइट आया और टकरा कर यहाँ पर मिल गया, इधर से लाइट आया टकरा कर यहाँ चल गया, फिर इधर से लाइट आएगा टकराएगा तो यहीं जाएगा, फिर इधर से लाइट आएगा टकरा कर यहीं जाएगा। मतलब जितना भी लाइट आएगा यहीं से टकराएगा, जितना भी आएगा सब यहीं। मतलब समझिए एक जगह पर जमा कर देता है। एक जगह पर क्या करता है? जमा कर देता है। मतलब एक जगह पर क्या करता है? यहाँ पर जमा कर देता है। किस चीज को जमा करता है? लाइट को। सारा लाइट को जब एक जगह जमा कर देगा, सारा लाइट को जमा कर दे तो आग नहीं लग जाएगा वहां पे? तो वही चीज यहाँ पर होता है। सोलर कुकर में वही चीज होता है। यहाँ पर क्या होता है? अवतल दर्पण लगा दिया गया है। अब जितना भी लाइट आएगा यहाँ पर, इधर इसमें टकराता है, टकराने के बाद इस जगह पर बीच में जो होता है ना जमा, तो इधर से आया यहाँ पे टकरा गया, इधर से आया टकरा गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है? एक जगह पे सब जमा हो जाता है। अब एक जगह पे जमा हो जाता है तो यहाँ पे बनाते रहिए। हाँ, अंडा से जाइए, जो से जाना, आलू से जाइए, जाते रहिए यहाँ पे। तो सोलर कुकर में भी इसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर का। आप लोग दांत कहाँ निकल रहा है? झूठ मूठ कर डांट देंगे। उसके बाद है दूसरा, मोटर कार के हेडलाइट में भी प्रयोग किया जाता है। मोटर कार का हेडलाइट में, देखिए इसको बोलते हैं हेडलाइट। इसको क्या कहते हैं? हेडलाइट कहते हैं। मोटर कार का इसको कहते हैं हम लोग हेडलाइट। तो हेडलाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सोलर कुकर में हो गया, दूसरा मोटर का हेडलाइट में। सोलर कुकर में हो जाएगा और मोटर का हेडलाइट में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताइए। उत्तल दर्पण को कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर देखते हैं, देखिए ये गाड़ी रहता है ना, तो गाड़ी का देखिए बगल में साइड में रहता है। देखिए यहाँ बगल में रहता है ना ये, हाँ साइड मिरर इसी को कहते हैं। ठीक है। पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं। पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं, है ना। जहाँ पे ड्राइवर रहता है देखिएगा, इस साइड में भी और उस साइड में भी ऐसा वाला शीशा लगा हुआ रहता है। तो इस जगह पे जो लगाएगा वो किस चीज का लगाएगा? उत्तल दर्पण लगाएगा। किस चीज को लगाएगा? उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ पे एक बस लगा हुआ है, देखिए बगल में यहाँ पे लगा दिया है, लगाया नहीं? ये देखिए ये कार दिख रहा है, तो इस कार में भी देखिए यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर। ये वाला ना, हाँ तो ऐसे साइड में लगा हुआ रहता है। हाँ नहीं लगा हुआ तो ऐसा सिस्टम फिट रहता है, ऐसे करके लगा हुआ रहता है। तो मतलब कि आपका ध्यान वहाँ रहेगा, पीछे वाला वहाँ देखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, पीछे वाला वहाँ जाएगा और शीशा से फिर आप देखिएगा, समझे। तो ये साइड मिरर का प्रयोग होता है कहाँ पे? और उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर में। ठीक है। दूसरा, सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। अब सड़क में देखिए, सड़क में इस तरह से बहुत सारा लाइट लगा रहता है, रहता नहीं रहता है? यहाँ भी किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। याद रखेंगे कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसको कहेंगे? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किससे कहते हैं? देखिए यहाँ पर है उत्तल दर्पण, ये है, इसमें भी वही चीज बनेंगे। ये वाला तो मुख्य अक्ष, मेन ये मुख्य अक्ष ये वाला है, ये ना जी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एकदम सीधा लाइन बढ़िया से रहेगा, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये तो परावर्तित हो जाएगा ना, यहाँ तो इधर पार थोड़ी ना होगा, यहाँ पर आएगा उधर क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, उधर चला जाएगा। इधर से यहाँ पर आएगा, आने के बाद क्या हो जाएगा? उधर चला जाता है। बात सही कि नहीं है? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, कटती हुई मतलब कटता नहीं है, सिर्फ कटती हुई प्रतीत होता है ना, एक इमेजिन करते हैं, कटती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु क्या कहलाता है? और उत्तल का मुख्य फोकस कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, है ना।
तो वही चीज़ हम लोग लिख देंगे एकदम सेम, और बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। अब आगे देखेंगे हम लोग, किसी अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। कि अवतल दर्पण में बीम को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बीम कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, उस पर हम लोग एक बार बात करते हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि जिसको जिस जगह पर रखेंगे, कोई भी शीशा रहता है, अगर शीशा सामने रखेंगे है ना जी, तो आपका भी पिक्चर सामने बनेगा। अगर थोड़ा दूर रखेंगे तो कहीं और पिक्चर बनेगा, और दूर रखेंगे तो कहीं और बनेगा। होता ही नहीं होता है। उसी प्रकार से अब देखेंगे कि अवतल दर्पण में बीम किस जगह पर, बीम मतलब वस्तु किस जगह पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस जगह पर बनेगा, है ना। इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बीम अगर अनंत पर रखते हैं, बीम कहाँ पर रखते हैं? अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अवतल की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पिक्चर है, तो बीम जब रखेंगे कहाँ पर? अनंत पर रखेंगे। चलिए एक हम लोग यहाँ पर रखते, इसी में बना दें। चलिए एक नंबर यहाँ पर अनंत हो गया। कहाँ पे हो गया? अनंत पर। ठीक है, जब बीम को रखेंगे कहाँ पे? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। एक नंबर है तो एक नंबर यहाँ पे बनेगा। जब बीम अनंत पर रहेगा तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। दूसरा नंबर पे सी से परे, मतलब यहाँ से पहले यहाँ पर था, इस जगह पर था, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देख सी यहाँ पर है, तो सी के परे मतलब अनंत के इधर और सी के इधर, मान लेते हैं इधर बन रहा है। चलिए दूसरा नंबर वाला इधर बन रहा है, दूसरा नंबर वाला इधर बन रहा है, सी के परे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ तथा सी के बीच में बनेगा। देखिए एफ यहाँ पर है, सी यहाँ पे, दोनों के बीच में बनेगा। दूसरा नंबर वाला यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे ही यहाँ पे था, एक स्टेप इधर आया तो ये भी एक स्टेप इधर आया, है ना जी। एक स्टेप देखिए यहाँ से आया और एक स्टेप इधर आ गया, एक स्टेप। तो ये भी क्या कि यहाँ पे था पहले, एक स्टेप इधर चला गया, ये चला गया। तो वही चीज है, जब यहाँ पे बनेगा सी के परे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ से अगला स्टेप आएगा कहाँ पर? सी पर। अगला स्टेप कहाँ पे आएगा? 3 नंबर पे। जब बीम जो है सी पर रहेगा, जब बीम कहाँ रहेगा? सी पर, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? एक स्टेप और बढ़ेगा, ये भी सी पर चल जाएगा। प्रतिबिंब भी कहाँ चल जाएगा? सी पर चल जाएगा। ठीक है, देखिए नहीं वही पे, जब सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, वही ना बनेगा। जैसे ही एक स्टेप ये आगे बढ़ता है वैसे ही एक स्टेप ये भी आगे बढ़ता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक स्टेप फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। सी और एफ के बीच में जब रहता है प्रतिबिंब, ये बीम जो बनेगा सी तथा एफ के बीच में, देखिए सी यहाँ पर, एफ यहाँ, दोनों के बीच में अगर यहाँ पे बनाते हैं, इस जगह पे बीम रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सी के परे बनेगा। कहाँ बनेगा? हाँ, तो 4 नंबर इधर चला जाएगा, सी के परे बन जाएगा। ऊपर में हम लोग बीम रख रहे हैं, बीम, और नीचे जो लिख रहे हैं हम लोग प्रतिबिंब, नीचे जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। तो जब ये सी तथा एफ के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी के परे। देखिए सी तथा एफ के बीच रहेगा तो सी से परे बनेगा। वही चीज है ना जी, याद रखिएगा। हाँ हाँ, उसके बाद जो होता है फिर एक स्टेप, अब यहाँ पर है, अब यहाँ से फिर एक स्टेप आगे करेंगे, 5 नंबर हम ले जाते हैं एफ पर। जब बीम कहाँ रहेगा? एफ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा? अनंत पर। कहाँ पे चला जाएगा? अनंत पर। इधर रखिए, यहाँ पे अनंत पर चला जाएगा। जब एफ पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर रहेगा, वही ना जी। अगला स्टेप में क्या करेंगे? जब पी, देखिए यहाँ पे एफ और यहाँ पे पी है, दोनों के बीच में यहाँ पे अगर रखते हैं 6 नंबर पे, है ना जी। अब यहाँ पे पहले अनंत चला गया है, एक स्टेप इधर किए हम लोग, एफ पर था, अब हम लोग लेके जा रहे हैं पी तथा एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? क्योंकि ये अनंत तो पहले हो चुका है, उसके बाद तो कोई जगह नहीं है, तो कहाँ पे बनता है? दर्पण के पीछे। इधर हम लोग 6 नंबर वाला इधर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, याद क्या करना है? मतलब समझ लेना है कि जब इस स्टार्टिंग वाला सिर्फ याद रखना है, जब अनंत पर रहता है तो एफ पर रहता है, जब अनंत पर रहता है तो एफ पर। ठीक है, तो एक एक स्टेप इधर कम करते जाएंगे, इधर एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे, सही आंसर में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? हाँ, और याद रखना है सबसे पहला कॉलम जो बनेगा अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद बराबर, उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे छोटा,
यहाँ पे क्या होता है एकदम सबसे छोटा, यहाँ पर छोटा, यहाँ पे बराबर, यहाँ पर बराबर, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ पे पूरे बड़ा, यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद वास्तविक और आभासी क्या होता है? अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में जो बनता है सब में क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। सब में क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, और अंत में जो लास्ट वाला जो रहता है 6 नंबर में जो आता है वो सिर्फ बनता है आभासी तथा सीधा, जो दर्पण के पीछे चला जाता है, जो दर्पण के पीछे चला जाता है वो आभासी तथा सीधा बनता है। बाकी सब किस में बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, ठीक है, आप सीधा बैठिए। तो सीधा वैसे बोलते हैं, इससे करके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? पिक्चर बनाते हैं। जब सी के परे हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसको बात कर ही लिए हम लोग। जब बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। अभी बात की हम लोग। जब सी तथा एफ के बीच में, देखिए सी तथा एफ के बीच में, सी कहाँ पर है? सी यहाँ पर है और एफ यहाँ पे, इसके बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी के परे इधर बन रहा है ना। पिक्चर बनाने जानते हैं ना? सबको सिखा दिए हैं पहले ही पिक्चर बनाने के लिए। जब एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। जब एफ पर होता है क्या बनता है? अनंत पर बनता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रहता है पी तथा एफ के बीच में, ये इंपॉर्टेंट रहता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले आप लोग पेंसिल लीजिएगा। क्या लीजिएगा? पेंसिल। चलिए इसको हम लोग बनाइए लेते हैं। चलिए अलग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर इसका प्रकाल लीजिएगा ना, वो प्रकाल, तो प्रकाल से ऐसे करके रखिएगा बढ़िया से, और बढ़िया से खींचिएगा। ठीक है, बढ़िया से खींचिएगा तो यहाँ पर तो केंद्र आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी। यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे पी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन खींच देते हैं। खींच देते हैं कि नहीं? अब इसमें देखते हैं हम लोग, इधर से हम लोग कलर कर दीजिए। इधर से क्या करते हैं हम लोग? कलर करते हैं। अब दोनों के बीच में क्या होता है? एफ होता है। एफ लिखेंगे हम लोग। बीम कहाँ रखना है? पी तथा एफ के बीच में। पी यहाँ पर, एफ यहाँ पे, इसी के बीच में इधर रखना है बीम। और जो बीम रखते हैं, बीम को जो रखते हैं उसको रखते हैं, बोल देते हैं ए, और इसको बोल देते हैं बी, बोल देते हैं ए और बी बोल देते हैं, यही बोलते हैं। अब लाइट को क्या करते हैं हम लोग? सीधा परावर्तित करते हैं इधर, किधर? दर्पण की ओर। और परावर्तित होने के बाद जो कटता है किधर से कटता है? एफ से होकर कट जाता है। किससे कटता है? एफ से होकर कटता है। एक और नियम रहता है, देखिए ए यहाँ पर दिख रहा है और सी यहाँ पर दिख रहा है। अब दोनों को स्केल रखेंगे हम लोग, मिला के स्केल रखेंगे। ठीक है, और स्केल से रखकर क्या करेंगे हम लोग? इसको बढ़िया से काट देते हैं ऐसे करके। ठीक है, मतलब ए और यहाँ पर पेंसिल स्केल को मिलाकर ऐसे काट देंगे तो हम लोग पता चलता है ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। देखिए लकीर, आपस में दोनों लाइन कभी मिलेगा आपस में? नहीं। जब नहीं कटेगा तो इधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो किधर बनेगा? तो इधर हम लोग डॉट डॉट में चले जाते हैं। किधर जाते हैं? डॉट डॉट में। इधर फिर हम लोग डॉट डॉट में जाएंगे और ये पीछे बनता है। ये कहाँ बनता है? पीछे बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ ये हम लोग बना रहे थे। इसका ओरिजिनल देखिए पहले यहाँ से बना के रखे हम लोग, बना के रखे ना जी। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी इधर बन रहा है सब क्या बन रहा है? इधर डॉट डॉट में इधर कट रहा है, इधर क्या कट रहा है? डॉट डॉट में कट रहा है ना, दर्पण के पीछे बन रहा है। बाकी इधर देखिएगा, इधर उधर कटेगा। और भी पिक्चर में देखिएगा यही साइड बन, देखिए यहाँ पे कट रहा है, इसका यहाँ कट रहा है, सबको उधरे कटता है, इसलिए सब वास्तविक होते जाता है। ठीक है, और वास्तविक के साथ उल्टा भी होता है। अब उत्तल दर्पण में हम लोग देखते हैं, अवतल का पिक्चर ऐसे था, उत्तल दर्पण का पिक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण जब अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब जो बनता है फोकस, देखिए फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है? फोकस पर दर्पण के पीछे। देखिए दर्पण के पीछे फोकस यहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे फोकस पर यहाँ बनता है। ठीक है, और जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में, और इसके अनंत हो गया इधर और ये दोनों के बीच में इधर कहीं भी रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पी तथा एफ के बीच। देखिए पी तथा एफ, पी यहाँ पर हो गया, एफ यहाँ पर हो गया, दोनों के बीच में इधर बनता है, इधर कहीं भी बन जाएगा। ठीक है, अगर इधर रखेंगे तो इधर कहीं बनेगा। दोनों स्थिति में ये आभासी रहेगा। दोनों स्थिति में क्या रहेगा? आभासी और सीधा कहलाएगा। आभासी और सीधा क्यों होता है? क्योंकि ये आपस में कभी कटेगा नहीं, अनुमानित करके ये साइड काटा जाता है, काल्पनिक रूप से काटा जाता है ना। तो उत्तल वाला जो रहता है हमेशा क्या रहता है? आभासी रहता है। उत्तल वाला हमेशा क्या रहता है? उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी रहता है, किसी भी हालत पर वह वास्तविक
नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक रहता है, सिर्फ एक स्थिति में आभासी होता है। कौन सा स्थिति में? जब पी और एफ के बीच में था, है ना जी। जब पी और एफ के बीच में था तभी आभासी बन रहा था, दर्पण के इस साइड बन रहा था, है ना। बाकी टाइम में सब उधर ही बनता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन था यहाँ पे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बताइए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा ये तो पहले बता दिए थे, है ना। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उसी को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, वही कहते हैं। एक बात और जो हम लोग बात नहीं कर पाए, उसको हम लोग बात करना जरूरी था, भूल गए हम लोग। कोई बात नहीं, भूल गए तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। भूलने वाली बातें कहाँ हैं? कहाँ गया? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पीछे है वो वाला, आगे थोड़ी। चढ़ी नहीं है, बता देते हैं। चलिए यहीं पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है ये बताइए आप लोग? अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? कैसे? क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ अंदर की, बाहर से इसे पेंट कर दिया ना। अब इसको नाम देते हैं हम लोग एम, इसका नाम देते हैं एम, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है? एक मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? पी होता है। ये टेढ़ा क्या हो गया? सीधा रहो। और यहाँ पर क्या होता है? सी होता है, जहाँ से हम लोग खींचते हैं वहाँ से सी। और हम लोग जानते हैं कि दोनों को ठीक बीचे बीच में एफ होता है। दोनों को ठीक बीचे बीच में क्या होता है? एफ होता है, जिसको फोकस करते हैं हम लोग। दोनों को ठीक बीच में क्या होता है? एफ होता है। बात सही कि नहीं है? अब बात को समझिए। अब सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। दोनों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? आर कहते हैं, मतलब कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब सी से पी तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इस वक्रता त्रिज्या को ही दो भाग में बांट दिया। इस वक्रता त्रिज्या मतलब आर को ही क्या किया गया है? दो भाग में बांट दिया गया है। जब दो भाग में बांट दिया गया है ना, तो एफ के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? एफ के बराबर हो जाता है। बस समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आर यहाँ पर है तो एक भाग इधर हो गया, देखिए एक भाग इधर हो गया और दूसरा का भाग इधर हो गया। दोनों कलर सेम ले लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक भाग इधर हो गया और दूसरा का भाग इधर हो गया। बात सही नहीं? अब जब दोनों को मिला देते हैं तो आर के बराबर होता है। आर के बराबर कब होता है? जब ये वाला एफ यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये दोनों को जब जोड़ देते हैं, मतलब 2f को जब मिला देते हैं, तब किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो यहाँ से दोनों फार्मूला याद रखेंगे हम लोग कि आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। और एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। क्योंकि एफ तब बनता है जब आर को दो से भागा दे देते हैं। एफ कब आता है? जब आर को, इस आर को जब दो भाग में बांट देते थे। इधर इधर मिल, इधर एक एफ हो जाएगा, इधर एक एफ हो जाएगा। क्योंकि जितना दूरी वही इतना है उतना ही दूरी इसका भी है, क्योंकि बीच बीच में काट दिया गया है। बस है कि नहीं है? इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ई भी एफ और ई भी एफ, दोनों एक दूसरे का बराबर है। इधर वाला इधर बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसको बीचे बीच काटा गया है। बस है कि नहीं है? तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला एफ और ये वाला, मतलब दोनों को मिला देंगे, मतलब 2f। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो आर को दो भाग में बांटेंगे तो r/2 हो जाएगा। याद रहेगा ना फॉर्मूला? हाँ, यही चीज याद रखेंगे। चलिए हटाइए इसको, तो याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच में क्या संबंध है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों में से कुछ भी आंसर लिख देंगे, r बराबर 2f या फिर f बराबर r/2। दोनों में से कुछ भी लिख देंगे, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा। तो वही है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। बात सही कि नहीं? आर दिया है कितना? देखिए आर दिया, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो फोकस दूरी मतलब एफ बराबर क्या हो जाएगा? कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं r/2। एफ क्या होता है? देखिए एफ क्या होता है? आर का आधा होता है। एफ क्या होता है? आर का आधा। तो आर कितना है यहाँ पे? 20 है, तो एफ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात सही कि नहीं है? हाँ, वही चीज हम एकदम देखिए तरीके से यहाँ पे बनाए एकदम सॉल्व करके कि वक्रता त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी यहाँ पे f
नहीं दिया हुआ है। तो f बराबर r/2 होता है। तो f लिखिए, r के वैल्यू 20 दिया हो तो r के जगह पे 20 लिखे, बट्टे में 2 है तो 2 लिखे, काट दिए, 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये हो गया हम लोग एकदम शिष्टाचार रूप से बनाए, मतलब तरीके से, है ना जी। नहीं तो ऐसे ही भी हम लोग बना सकते हैं, सीधा धड़ के बोल सकते हैं। बस है कि नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन, r बराबर मतलब वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितना होगा? फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, फोकस दिया 15 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या होगा? 30 क्या होगा? 30 होगा सर। f दिया है 15, f दिया हुआ 15, तो r क्या होगा? 30 हो जाएगा। क्योंकि r बराबर क्या, देखिए r बराबर क्या है? 2f, f का दोगुना है, तो f का दोगुना होगा यहाँ पे, समझे ना? समझ में आया? आ गया समझ। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा बनाना है, आवर्धित बनाना है। सीधा और आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा बनाना है, तो कौन बनाएगा? अवतल दर्पण बनाता है। कौन बनाता है? अवतल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण जो बनाता है वो छोटा ही बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण ही बड़ा बनाता है। कौन सा सिचुएशन में बनाता है? जब बीम P तथा F के बीच में रहता है, जब बीम P तथा F के बीच में, जो दर्पण के पीछे पिक्चर बन रहा था, है ना, वही में आवर्धित बनाता है, बड़ा बनाता है, और सीधा बनाता है। बाकी सब में क्या होता है? उल्टा बनाता है। अवतल भी बाकी सब में उल्टा बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे इसमें? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हम वाहनों में, देखिए ये वाहन है, तो वाहन में जो है हम लोग पश्च दृश्य दर्पण में, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू देते हैं ज्यादा हम लोग, तो उत्तल दर्पण को वैल्यू क्यों देते हैं? ज्यादा प्राथमिकता उत्तल दर्पण को क्यों देते हैं? अवतल दर्पण को क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि क्यों देते हैं बताइए? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो होता है वो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बड़ा, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसे रहता है ना जी, परावर्तक पृष्ठ ज्यादा होता है ना जी, हाँ ऐसे रहता है, ठीक है। अब जब ऐसे रहता है यहाँ पे, तो इधर वाला भी देख लेता है, इधर वाला भी देख लेता है, दूर वाला भी देख लेता है ना, तो परावर्तक पृष्ठ का क्या होता है? बड़ा होता है। इसका आंसर लिखिएगा कैसे आप लोग? चलिए देखिए कैसे लिखना है, देखिए कैसे लिखना है यहाँ पे। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? क्या लिखेंगे हम लोग? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। यह समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाती है। समतल दर्पण सीधा सीधे दिखाएगा, उत्तल दर्पण थोड़ा सा ज्यादा दिखाएगा, और जो ड्राइवर रहेगा बढ़िया से देख पाएगा पीछे वाला, और एक्सीडेंट होने से वो बचा लेगा। इसीलिए जो इसका प्राथमिकता दिया जाता है। इतना बड़ा है? हाँ छोटा तो है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ रहा है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी नियम। अब इसका नियम देखेंगे। गोलीय दर्पण का नियम, कौन सा नियम है? चिन्ह परिपाटी नियम। इस नियम को क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी नियम, है ना। हर चीज का क्या होता है? एक नियम होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का भी एक नियम है, तो गोलीय दर्पण के नियम को कहते हैं चिन्ह परिपाटी नियम। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी नियम। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी नियम कहते हैं। चलिए तो चिन्ह परिपाटी नियम देखते हैं क्या होता है। हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी नियम। देखो बाबू, चिन्ह परिपाटी नियम क्या होता है? इधर रो। पहला नियम है, कहाँ नियम? देखिए पहला नियम है बीम सदैव बाईं ओर रखा जाता है। पहला नियम क्या है? बीम सदैव बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो बीम रहेगा, बीम हमेशा बाईं, देखिए बीम बाईं ओर रखा, मतलब इधर बीम जब भी रहेगा, देखिए ये सीधा लाइन है, यहाँ पर मेन ये है, ये दर्पण है ना जी, तो मेन यहाँ पे पी है, देखिए पी यहाँ पर है, तो इधर हमेशा जब भी बीम रखा जाएगा तो इधर रहेगा, बीम जब भी रहेगा तो इधर रहेगा, मतलब जो लाइट पड़ेगा वो इधर से पड़ेगा, लाइट इधर से आएगा, है ना।
तो वही चीज़ है कि जब भी बीम, पहला नियम यही है कि बीम को हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा, बीम को हमेशा बाईं ओर। देखिए बीम, और बीम जब बाईं ओर, हम लोग जानते हैं इधर वाला बाईं ओर रहता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। और हम लोग जो भी डिस्टेंस को मापेंगे, फोकस दूरी कितना है, वक्रता त्रिज्या कितना है, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, तो मापेंगे कहाँ से, तो ध्रुव से होकर मापेंगे, यहाँ से P से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे, P से। यहीं से मापेंगे इतना दूरी, तो यहाँ से मापेंगे इतना दूरी, जहाँ से भी मापेंगे हम लोग तो P से मापाता है। कहाँ से मापाएगा, P से मापाएगा। दूसरा नियम है। तीसरा नियम, मूल बिंदु के दाईं ओर, उतना छोड़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है इस लकीर से जानते हैं हम लोग, मैथ्स में भी पढ़े हैं इसका, इस जगह से इधर वाला सब माइनस में रहता है, इधर वाला सब क्या रहता है, बाईं तरफ वाला जो है सब माइनस में रहता है, और दाईं तरफ वाला सब प्लस में रहता है, ये रहता है। फिर ऊपर वाला सब प्लस में रहता है और नीचे वाला सब माइनस में रहता है। यही नियम यहाँ पे लिखा है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो 2-3 नियम याद रखना है कि इधर जब भी बीम रखा जाएगा तो बाईं ओर रखा जाएगा, और बाएं तरफ इधर भी बीम बने, प्रतिबिंब बने, जो भी बने, इधर वाला सब क्या होता है, माइनस में रहता है। इसके P से इधर बाएं तरफ सब क्या रहेगा, माइनस में रहता है, और P से दाएं तरफ सब क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये लिखा हुआ, ऊपर वाला भी प्लस में, नीचे वाला भी प्लस में रहता है। ठीक है, यही चिन्ह परिपाटी नियम है। को दिखा था चिन्ह परिपाटी नियम, नियम समझ में आ गया। बीम को हमेशा किधर रखेंगे, जब बीम हमेशा बाईं ओर रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगा। बीम हमेशा जब बाईं ओर रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा बाईं ओर रहेगा, माइनस में रहेगा ना जी। हाँ, और इधर जितना भी आंसर आएगा, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस, जितना भी रहेगा सब बाएं तरफ वाला जिसका रहेगा सब माइनस में रहेगा। सब किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। और जिसका इधर रहेगा, P के दाहिना तरफ रहेगा, वो सब क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ये नियम याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं दर्पण का सूत्र। क्या देखते हैं, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र में क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण का सूत्र है। भी किसको कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, और बीम की दूरी को u कहते हैं, और फोकस दूरी को f कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब को भी, प्रतिबिंब भी, बीम को u और फोकस f। ठीक है, याद रखेंगे। आवर्धन निकालना है, आवर्धन। आवर्धन का वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h', प्रतिबिंब की ऊंचाई h'। याद रखिएगा, बीम की ऊंचाई नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h', और बीम की ऊंचाई h रहता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके जगह पे एक और फॉर्मूला है, h'/h, मतलब वही ये वाला, कि बीम की, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। अब इसी के बराबर होता है -v/u। इसी बराबर क्या होता है, -v/u, -v/u होता है। अब v क्या होता है तो हम लोग जानते हैं, प्रतिबिंब की दूरी रहेगा, और u क्या होता है तो बीम की दूरी रहता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर रहता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जब h' या फिर h ये सब दिया हुआ रहेगा तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। ये सब कुछ नहीं दिया रहेगा, ये दोनों नहीं दिया रहेगा तो खाली यही फार्मूला का यूज करेंगे, है ना जी। सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, नहीं आएगा तो आने दीजिए, बाद में बात करेंगे जिनका भी होगा। हटा दें इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। यहाँ देखिए, अवतल दर्पण का जो फोकस रहता है वो माइनस में होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, माइनस में। क्यों माइनस में होता है, क्योंकि फोकस ये साइड रहता है। देखिए अवतल दर्पण का इधर से आता है, इधर ना रहता है फोकस, इस जगह पे। अवतल दर्पण का फोकस इधर रहता है, मतलब माइनस में। हम लोग जानते हैं P के इधर वाला सब माइनस में होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस क्या रहेगा, माइनस में। उत्तल दर्पण का फोकस प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस इधर डॉट डॉट में इधर कट रहा था ना जी। तो वही, तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। बीम जीवन भर हमेशा बाएं तरफ रहता है, इसलिए बीम क्या रहेगा, माइनस में। भी प्लस, देखिए आभासी एवं सीधा, अगर भी का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, भी का वैल्यू अगर प्लस में आता है, भी का वैल्यू अगर प्लस में आता है तो आभासी एवं सीधा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आभासी एवं सीधा। प्लस का मतलब हो गया कि इधर बन रहा है, भी का वैल्यू प्लस मतलब इधर, और इधर वाला क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है। अगर भी का वैल्यू अगर माइनस में आता है, भी का वैल्यू अगर माइनस में आता है तो समझेंगे वो वास्तविक एवं उल्टा है। क्या हो जाएगा, वो वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हम लोग सॉल्व करने के बाद पूछता है कि बताइए उसका प्रकृति क्या है, सीधा है क्या आभासी है, क्या है, तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, भी का वैल्यू देकर बताएंगे। भी अगर प्लस में रहेगा तो आभासी एवं क्या कहेंगे, आभासी एवं सीधा कहेंगे। अगर भी का वैल्यू अगर माइनस में रहता है हम लोग बोलेंगे वास्तविक एवं उल्टा बोलेंगे। ये नहीं कहेंगे हम लोग। टाइम ज्यादा हो गया क्या,